Hello friends, welcome to NetJRF Moon Life. Today we will discuss about next Chinese monk who came India, इस्सिंग। इस्सिंग के बारे में सबसे खास बात है इसने स्वयं भारत आने के साथ साथ 60 बौद्ध भिक्षुओं की बायोग्राफी लिखी और उसके साथ साथ इसने 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का विवरण दिया है। तो शुरू करते हैं। सो कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग। इस्सिंग इस्सिंग की बुक का नाम है ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। इस बुक को लिखने वाला स्वयं इस्सिंग नहीं है, इसे लिखा है एक जापानी बौद्ध तकुत्स ने। और तकुस तकुत्स ने एक तरह का अपना विचार दिया है कि इस्सिंग ने क्या क्या किया, उसके विवरण क्या थे। और इस्सिंग के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म का चीन में भी, जापान में भी और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में उस समय प्रचार हो रहा था। इस्सिंग के आने का उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म के अवशेष देखना। इस्सिंग अपनी यात्रा तो अपने 4 दोस्तों के साथ शुरू करता है, लेकिन वो उसका साथ छोड़ देते हैं। फिर वो अकेला ही आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। इस्सिंग ने अपनी यात्रा चीन के कैंटन नगर से शुरू की। और इस्सिंग के बारे में एक और खास बात यह है कि इसने अपने स्थल मार्ग से ना आकर जो जल मार्ग से आता है, दक्षिणी समुद्र मार्ग से आता है, जो साउथ ईस्ट एशिया से होता हुआ मलक्का, सुमात्रा को उस समय श्रीविजय कहते थे, वहां से प्रवेश करता है। वहां से होता हुआ वह सुमात्रा, लंका, लंका से फिर वह ताम्रलिप्ति, ये प्राचीन काल में बंगाल का बंदरगाह था, वहां आता है। वहां अध्ययन करता है, 3 साल रहकर संस्कृत सीखता है। उससे पूर्व वह सुमात्रा में श्रीविजय में रहकर भी संस्कृत, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करता है। सुमात्रा की यात्रा करते समय वह वहां देखता है कि वहां संस्कृत और बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक है। और बौद्ध भिक्षु को सलाह देता है कि अगर वह चीन से भारत आना चाहते हैं तो सुमात्रा जरूर आए, वहां से होते हुए भारत में प्रवेश करें। इस्सिंग अपने साथ सूत विनय, अभिधम यानी कि सूत्र निकाय, विनय पीठिका और अभिधम पीठिका, इन तीनों की 400 प्रतियां लेके जाता है। और 700 से 712 ईस्वी तक 56 ग्रंथों का, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, उनका चीनी में अनुवाद करवाता है। बौद्ध ग्रंथ उस समय पाली और संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे थे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में वह भारत के बारे में चर्चा करता है कि भारत एक आर्य देश है और इसे एक श्रेष्ठ देश कहता है। सुमात्रा जब वह यात्रा कर रहा था तो वो देखता है कि सुमात्रा के व्यापारी अपना माल कैंटन में बेचते हैं, तो उन्हीं के साथ वो यात्रा करता है। भारतीय 2 प्रकार के वस्त्र पहनते थे जिनकी सिलाई नहीं की जाती थी, चौड़े लिनन वाले थे और कपड़े को वह कमर में बांधते थे। और उत्तर पश्चिम के भारतीय लोग ऊन और चमड़े के कपड़े पहनते थे। यहाँ वो एक भारतीय रिवाज की चर्चा करता है जो आज भी प्रचलित है, उपवास व्रत रखना। दक्षिण में 3 दिन का उपवास रखा जाता था और मध्य भारत में 1 सप्ताह तक उपवास रखा जाता था। और एक और बात, जब पश्चिम में पश्चिमी लाट प्रदेश यानी कि पश्चिमी गुजरात में लोग बीमार होते थे तो वह 1 माह तक भोजन नहीं करते थे। वहाँ अश्वघोषदार लिखित बुद्ध चरित्र की चर्चा करता है, पाणिनि सूत्र और काशिकावृत्ति टीका, इसकी भी चर्चा करता है। पाणिनि सूत्र को बच्चे 8 साल के होते हैं तब से अध्ययन करना शुरू करते हैं और काशिकावृत्त को 15 साल की उम्र होने पर बच्चे उसका अध्ययन करते हैं। काशिकावृत्त जयादित्य द्वारा लिखा गया है। यहाँ वह भर्तरी शास्त्र की चर्चा करता है। भर्तरी एक महान लेखक थे, या कहें कि एक कवि की तरह है वो भर्तरी, जिनका भर्तरी शास्त्र है जो मानव जीवन का वर्णन करने वाली एक समग्र रचना है। एक स्लाइड पर चलते हैं।
और भारतीय रिवाज में और भी जानकारी देता है, जैसे लोग प्याज नहीं खाते थे। पवित्र एवं झूठे भोजन के भेद, यानी कि इस पे बहुत बल दिया जाता था। और खाने के बाद लोग मुंह साफ करते थे। और इसी घटना से एक बात जुड़ी हुई है, जब मंगोलिया से एक दूत मंडल भारत आता है तो उनका उपवास किया जाता है, क्योंकि उनके शरीर मुंह साफ नहीं थे। और यहाँ अस्पृश्यता की भी चर्चा की जाती है, जैसे कूड़ा करकट उठाने वालों लोग जब रोड पर चलते थे तो लकड़ी पीट कर चलते थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तत्कालीन बौद्ध धर्म में वह 4 संप्रदायों का उल्लेख करता है। ये 4 संप्रदाय थे: आर्य महासंगीति, आर्य स्थिवर, आर्य मूल सर्वास्त वादिन, और चौथा है आर्य सम्मति है। इनकी चर्चा के बाद हम आगे देखते हैं कि वह नालंदा में और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन करता है। नालंदा में रहकर वह 10 वर्ष अध्ययन करता है। नालंदा को 200 से अधिक ग्राम उसके अधीन थे, यानी कि उन गांवों का राजस्व प्राप्त होता था। और आगे एक चीज और है, यहाँ हम उसके इसिंग की 2 बुक की चर्चा करते हैं, रिकॉर्ड ऑफ द इनर लॉ और एक और है ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस रिलीजन सेंट होम फ्रॉम द साउथर्न सी। इस बुक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। श्री विजय, ये सुमात्रा, यहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रभाव था। तो वही जो बात पहले कही थी कि चीन से आने वाले बौद्ध भिक्षुओं को वो सलाह देता है कि वह यहाँ आने से पूर्व श्री विजय में रुककर बौद्ध ग्रंथों का, संस्कृत का अध्ययन करें, उन्हें सीखें, इसके बाद नालंदा आए। और इसिंग को फायन की भारत यात्रा का ज्ञान था। नेक्स्ट स्लाइड से मूव करने से पूर्व हम एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में कमेंट करके बताएं। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद हम तीनों चीनी विदेशी यात्रियों की तुलना करेंगे। ये तुलना काफ़ी सामान्य तौर पर की गई है, जो मतलब काफ़ी डिस्क्रिप्टिव नहीं है, थोड़ा एक ओवरव्यू टाइप की है तुलना। इसको समझते हैं। जैसे फायन, फायन स्थल मार्ग से आता है, जल मार्ग से ही जाता है। हेनसांग मध्य एशिया के सिल्क रूट से आता है। इसिंग का सबसे अलग है, यह जल मार्ग से आता है, समुद्री मार्ग से आता है, दक्षिण पूर्व एशिया से, ताम्रलिप्ति से होता हुआ। फायन उत्तर भारत की चर्चा करता है। हेनसांग सुदूर दक्षिण को छोड़कर उत्तर दक्षिण पूरे भारत की चर्चा करता है। इसिंग उत्तर भारत की चर्चा करता है, यानी कि इन 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 हिस्सों में भारत की यात्राएं की। और फायन मध्य एशिया, उत्तरी भारत, श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थिति का वर्णन करता है, गुप्तकालीन समृद्धि की चर्चा करता है। हेनसांग के और हर्ष के निकट संबंध थे, तो इस दौर को हर्षकालीन भारत का गजेटियर कहते हैं, और हर्षकालीन भारत का गजेटियर हेनसांग द्वारा लिखा गया है। और ऐसी बात आर के मुखर्जी बात करते हैं ऐसी। और इसिंग आया उस समय चालुक्य पल्लव शासक शासन कर रहे थे। फायन लगभग 14 वर्ष तक, हेनसांग 16 वर्ष तक, इसिंग लगभग 16-17 वर्ष तक भारत में रहा। फायन चांडाल अस्पृश्यता की चर्चा करता है, हेनसांग भी चांडाल अस्पृश्यता की चर्चा करता है। इसिंग भी करता है लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं करता है। फायन नालंदा नहीं जाता है। हेनसांग और इसिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था। इन तीनों का योगदान हम देख सकते हैं कि इनके हस्तलिखित विवरण अभी भी सुरक्षित हैं, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत बनते हैं, जो तत्कालीन समय के बारे में जानकारी देते हैं। तो हम यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।